नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने शरीर के कंपोजिशन को, बॉडी वाटर किस किस कंपार्टमेंट में किस प्रकार से व्यवस्थित है ये समझा, और हमने यह भी समझा कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो मुख्य अंतर है वह है उनके आयनिक कंपोजिशन में, क्योंकि उनके अंदर वाटर तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होके आ जा सकता है, लेकिन आयंस आसानी से आना जाना नहीं हो पाता। इसलिए दोनों के मध्य में जो अंतर है वह उनके इलेक्ट्रोलाइट्स में है। तो आज हम लोग इन्हीं शरीर में मिलने वाली सभी इलेक्ट्रोलाइट्स की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार कहाँ किस किस कंपार्टमेंट्स में ये व्यवस्थित हैं, कहाँ की इनकी मात्रा ज़्यादा होती है और उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं, किस प्रकार से इन इलेक्ट्रोलाइट्स से जो सॉल्यूशंस हैं ICF और ECF उनमें किस तरह से इनको मेज़र किया जाता है, नापा जाता है। तो यह तो हम लोगों ने पहले वर्णन कर चुके हैं कि शरीर का 60% भाग वाटर, 18% प्रोटीन्स, 15% फैट, 1% कार्बोहाइड्रेट और 6 to 7% इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कुछ मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, यह सब 6 to 7% अच्छी खासी मात्रा शरीर में इन इलेक्ट्रोलाइट्स की है बाई वेट। तो 6 to 7% बाई वेट ये हुए, लेकिन जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कितने रूप में मिलेंगे, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में तो पूरे शरीर में एक समान है, चाहे वो इंट्रावेस्कुलर प्लाज्मा हो चाहे एक्स्ट्रावेस्कुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो, लेकिन सेल्स में उनका कंपोजिशन अलग अलग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन उनका क्या है, ICF में जैसे हम लोगों ने जिक्र किया था, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स इनकी मात्रा ज़्यादा है। ECF में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, लेकिन हम लोगों ने यह भी पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स के दोनों के टोटल कंपोजिशन मिलके लगभग समान हो जाते हैं, जिससे कि वह एक दूसरे को नलीफाई कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो एक शरीर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अवस्था में, सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अवस्था में मिले, इंट्रासेलुलर सारे एनायन कैटायन मिलके, एक्स्ट्रासेलुलर सारे एनायन कैटायन मिलके दोनों की वैल्यूज लगभग समान हो, जिससे एक इक्विलिब्रियम बना रहे। यह बहुत आवश्यक भाग है समझना। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे कुछ अंदर हैं सेल के, कुछ बाहर हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, यह आ जा सकते हैं, लेकिन हमने यह भी जाना कि वह खुले रूप से नहीं आ जा सकते। जो आ जा सकता है जितना भाग, उसको हम कहते हैं एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रोलाइट। सारा अंदर का बाहर नहीं आ सकता, सारा बाहर का अंदर नहीं जा सकता, कुछ भाग आ जा सकता है, वह है एक्सचेंजेबल। अच्छा, यह जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी अपनी कुछ ऑस्मोटिक एक्टिविटी होती है, अर्थात जब इनकी मात्रा एक तरफ ज़्यादा होने लग जाए, एक तरफ कम होने लग जाए, तो जो ज़्यादा वाला है वो अपने साथ वाटर भी खींचता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या एक्सचेंजेबल सॉल्यूट्स, कुछ और भी पदार्थ जो इधर से उधर आ जा सकते हैं जैसे ग्लूकोज, तो वह क्या है, वह ऑस्मोटिक सब्सटेंस की तरह से बर्ताव करते हैं, क्योंकि उनके साथ पानी की मात्रा भी, वाटर भी आ जा सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हों या दूसरे सॉल्यूट्स हों जो एक्सचेंजेबल हैं, जो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आना या दूसरे से पहले में जाना यह कर सकते हो, वो ऑस्मोटिक सब्सटेंस की तरह वह उनका बिहेवियर होता है। अगर कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाए तो क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो सकता है, और उसी से या तो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो सकती है या एसिडिक बेस बैलेंस एक घटना या बढ़ना बिगड़ सकता है। हाइड्रोजन एक तरफ ज़्यादा हो गया उधर एसिडिक हो जाएगा, हाइड्रोजन एक तरफ कम हो गया उधर बेसिक हो जाएगा। जो एक तरफ सोडियम ज़्यादा हो गया तो उधर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से कुछ मूवमेंट शुरू हो जाएंगे। तो यह इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्सचेंजेबल हैं वो ऑस्मोटिक सब्सटेंस की तरह वह बर्ताव उनका होगा, वह सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर सकते हैं और वह उन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को एसिड
बेस बैलेंस उनका, वह भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्य रूप से हाइड्रोजन वह डिक्टेट करता है कि किस प्रकार का होगा। अब इसका मतलब हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट्स की कितनी मात्रा है। अब वो मात्रा कैसे निकाली जाए? तो मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स भी आए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स भी आए। जैसे मुख्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हैं ग्लूकोज, यूरिया, यह सब सब्सटेंसेस वह किस प्रकार से आ जा सकते हैं। प्रोटीन्स भी सॉल्यूट्स हैं लेकिन वो एक्सचेंजेबल नहीं होते। तो यह जो सॉल्यूट्स हैं, या अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो उनको हम मेज़र कैसे करते हैं? या तो उनके वजन के अनुसार और या उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अनुसार, तो गिन के या तोल के। इस दो तरह से हम इनकी मात्रा, इनकी संख्या बता सकते हैं। आइए उनको एक एक करके जिक्र करते हैं। तो मोल्स क्या हैं? अगर हम उन सॉल्यूट्स की, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की मास, उनके वेट का जिक्र करें तब हम उसको मोल्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। आप लोग अभी 11th-12th करके आ रहे हैं, आप इस चीज़ के विषय में मुझसे ज़्यादा जानते हैं, फिजिक्स पढ़ चुके, मैं तो भूल चुका काफ़ी कुछ। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स को अगर हम मेज़र करें और उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो होता है 1 मोल। यह आप लोग जानते हैं मुझसे अच्छी तरीके से। यह हम बता रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का 1 मोल के बराबर होता है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम और क्लोराइड दोनों को अलग अलग मेज़र करके हमने कहा कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। तो यह वजन के अनुसार जो डिस्क्रिप्शन हुआ वो हुआ मोल का। और अगर गिन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के माध्यम से अगर हम बात करें तो वो हुआ इक्विवेलेंट्स का। जो मोल का वर्णन था वो मास का था, और मास में एटम भी आए, आयंस भी आए, मॉलिक्यूल्स भी आए और किसी और तरह के पार्टिकल्स भी आए, सब। लेकिन जो इक्विवेलेंट टर्म यूज होता है ये चार्ज्ड पार्टिकल्स का होता है केवल। तो अगर हमारा मास किसी भी चीज़ का जिक्र हो रहा है तो वो मोल में डिस्कस करेंगे, और अगर हमारा चार्ज्ड पार्टिकल का जिक्र हो रहा है तो हम इक्विवेलेंट्स के रूप में डिस्कस करेंगे। मोनोवेलेंट आयंस जैसे सोडियम, जिसपे एक ही वैलेंसी है सोडियम का 1+, तो वह 1 मोल 1 इक्विवेलेंट के बराबर होते हैं। लेकिन अगर बाईवेलेंट आयन हो कैल्शियम, या ट्राईवेलेंट हो जैसे फॉस्फेट, तो वह 1/2 इक्विवेलेंट, या ट्राईवेलेंट हो तो 1/3 इक्विवेलेंट की तरह से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से हम जब सॉल्यूट्स की या इलेक्ट्रोलाइट्स की गणना करते हैं तो किसी भी पार्टिकल की वेट मोल्स में, चार्ज्ड पार्टिकल्स का डिस्क्रिप्शन इक्विवेलेंट्स में, और जब हम इनको इसमें से ऑस्मोलर सब्सटेंसेस, ऑस्मोलर सब्सटेंस जो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने पर अपने साथ वाटर को खींचने की टेंडेंसी, ऑस्मोसिस, उसकी क्षमता रखते हैं, तो उन ऑस्मोस का जब वर्णन करते हैं तो उसको हम ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोलैलिटी इन दो में डिस्क्राइब करते हैं। ऑस्मोलैरिटी क्या हुई? जब पर लीटर मतलब सॉल्यूशन में हम इसको अगर डिस्क्राइब करते हैं तो ऑस्मोलैरिटी आर, तो पर लीटर वह लिक्विड्स में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यह हुआ ऑस्मोलैरिटी। इसमें क्या हुआ कि कोई भी एक सब्सटेंस, एक पार्टिकल, चाहे वो कुछ भी हो, चार्ज्ड हो अनचार्ज्ड हो, एक पार्टिकल फ्रीली आ जा रहा है, वह ऑस्मोलर सब्सटेंस हुआ। तो अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाएगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आएगा, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 1 ऑस्मोल के बराबर हुआ। लेकिन अगर कोई आयन है, जैसे सोडियम क्लोराइड ब्रेक करके सोडियम और क्लोराइड आयंस बना रहा है, तब ये सोडियम और क्लोराइड ये 2 सब्सटेंसेस हो गए, 2 आयंस हो गए, दोनों अलग अलग मूव करेंगे और दोनों में वाटर को ड्रॉ करने की टेंडेंसी
अलग अलग होगी, इसलिए इनको हम 2 ऑस्मोल के रूप में कंसीडर करते हैं, 2 पार्टिकल। तो ऑस्मोलैरिटी लिक्विड्स में होती है, कोई नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस के लिए पूरा सब्सटेंस, पूरा मॉलिक्यूल ऑस्मोल होता है। आयंस हैं अगर, तो जितने भी आयंस हैं सब अलग अलग ऑस्मोल के रूप में वर्णित किए जाते हैं। जो दूसरा शब्द ऑस्मोलैलिटी, एल आ गया जहां पे, ऑस्मोलैलिटी यह वेट के अनुसार होता है। ऑस्मोलैरिटी लीटर में और ऑस्मोलैलिटी सॉलिड में। ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, ऑस्मोलैरिटी पर केजी है, इस प्रकार से हम इसमें करते हैं। तो इस ऑस्मोलैरिटी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, जबकि ऑस्मोलैरिटी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, उसमें कितना घुला उसके हिसाब से गणना करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया? मोल्स, इक्विवेलेंट, ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैलिटी। इनमें से ऑस्मोलैरिटी की चर्चा हम लोग विस्तार में आगे फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में जैसे उनके मूवमेंट्स होते हैं वहां पर भी करेंगे। तो हम लोग जिक्र कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स में बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स 2 जो हैं, एक सोडियम और एक पोटेशियम। हम लोगों ने यह भी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स में पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो सोडियम बॉडी में एक अच्छी खासी मात्रा में उपस्थित होता है। इनमें से मुख्य रूप से जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, ये हम लोगों ने जिक्र किया। 90% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, केवल 10% इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ठीक, अब अगर हम जिक्र करें कि कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जहां सोडियम की, कौन से बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जहां पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वह है बोन। बोन्स में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम सर्वाधिक कंसंट्रेशन में मिलता है। तो यह एक याद रखने वाला तथ्य है जो कि 1-2 बार प्रश्नों के रूप में एमसीक्यू में भी पूछा गया है। अब कहाँ पे ये आयंस ज़्यादा होते हैं, तो हम लोगों ने जिक्र पहले ही किया है कि सोडियम आयन सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, लेकिन इसमें से 2/3 एक्सचेंजेबल होते हैं। सारा सोडियम वो एक्सचेंजेबल नहीं होता, 2/3 एक्सचेंजेबल होता, 1/3 नॉन एक्सचेंजेबल रहता है। तो अगर हम इसको एक बार रिवाइज करें तो सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, जिसकी मात्रा लगभग 55 मिली इक्विवेलेंट पर केजी होती है। 90% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सर्वाधिक कंसंट्रेशन बोन्स में। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस और 2/3 उसका एक्सचेंजेबल है। इसके विपरीत पोटेशियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम थोड़ा सा कम, वो 55 मिली इक्विवेलेंट पर केजी था, ये 50 मिली इक्विवेलेंट पर केजी है। ये हम जानते हैं ये मुख्य रूप से इंट्रासेलुलर होता है, 90% इंट्रासेलुलर में है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सर्वाधिक कंसंट्रेशन बोन्स में थी सोडियम की, पोटेशियम की भी सर्वाधिक कंसंट्रेशन बोन्स में ही है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इसकी सर्वाधिक कंसंट्रेशन स्केलेटल मसल्स में है। तो जिस प्रकार से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो ऑस्मोटिक एक्टिविटी थी वह सोडियम से होती थी, वैसे ही इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो सर्वाधिक ऑस्मोटिक एक्टिविटी होती है वह पोटेशियम से होती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम, इंट्रासेलुलर में पोटेशियम, वही मुख्य ऑस्मोटिक सब्सटेंस है। और ये पूरा का पूरा पोटेशियम जो है वो एक्सचेंजेबल होता है। सोडियम 2/3 एक्सचेंजेबल था, 1/3 नॉन एक्सचेंजेबल था। तो हम लोगों ने क्या समझा कि बोन्स में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम और पोटेशियम दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मैक्सिमम, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मसल्स में पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है और पूरा का पूरा एक्सचेंजेबल है। जो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़ी मात्रा में होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स। तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम है ये नॉन एक्सचेंजेबल हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर नहीं होते। जो जब एक ही जगह अगर कोई सब्सटेंसेस रहते हैं तो वह एक्सचेंजेबल तो नहीं है, लेकिन जहाँ है
वहाँ तो उनकी पूरी की पूरी धाक है, धमक है। तो यह अगर सेल के अंदर है, जैसे मैग्नीशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है, कैल्शियम सेल के बाहर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये एक आयंस तो है, वो आयंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन करने की क्षमता रखेंगे और वहाँ के आयनिक बैलेंस को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। तो इस प्रकार से यह जो सब्सटेंसेस जिस कंपार्टमेंट में, वहाँ पे बफर की तरह से काम करते हैं। दूसरे अगर ये कैटायंस हैं तो एनायंस को कंबाइन करके उसको बफर कर देंगे। अगर बाइकार्बोनेट जो एनायन है ये कैटायन को बाइंड करके उसको बफर कर देंगे। तो अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, हम बाइकार्बोनेट्स कहाँ हैं? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो बाइकार्बोनेट्स तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये बफर का काम करते हैं। समझिए, मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो रही हैं। बाइकार्बोनेट्स हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, बाइकार्बोनेट्स हैं एनायन निगेटिवली चार्ज्ड, और जैसे ही कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आएगा है तो वह इनसे कंबाइन करके ये उसको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखेंगे। तो जब हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का प्रश्न आता है तो वहाँ पे नॉन एक्सचेंजेबल जो आयन है बाइकार्बोनेट, वह इंपॉर्टेंट बफर की तरह कार्य करता है। अब आ जाते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर एनायन क्या है? फॉस्फेट। और एक और एनायन है प्रोटीन। अब आप कहेंगे प्रोटीन एनायन कैसे हुआ? क्योंकि प्रोटीन्स थोड़ा निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो अपने इस निगेटिवली चार्ज कैरेक्टर के कारण से ये एनायन की तरह से बिहेव करते हैं। तो वास्तव में प्रोटीन को आयन कैटायन एनायन में नहीं टूटता, लेकिन निगेटिवली चार्ज होने के कारण से इसको हम एनायन कंसीडर करते हैं। फॉस्फेट ये भी निगेटिवली चार्ज हैं, बाइकार्बोनेट्स ये भी निगेटिवली चार्ज हैं। तो बाइकार्बोनेट्स तो हैं सेल के बाहर, फॉस्फेट्स और प्रोटीन्स हैं सेल के अंदर। तो अगर हमें सोडियम को बफर करना है, अगर हमें पोटेशियम को बफर करना है, तो सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में तो बाइकार्बोनेट बफर करेगा, या हाइड्रोजन को बफर करना है, और सेल के अंदर कौन करेगा? फॉस्फेट और प्रोटीन बफर करेंगे। ठीक। अब फॉस्फेट क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट है आयन, लेकिन प्रोटीन्स क्या है? मोस्ट इफेक्टिव बफर है। तो ये याद कर लें, फॉस्फेट और प्रोटीन्स ये दोनों इंट्रासेलुलर बफर हैं, एक्स्ट्रासेलुलर बफर हैं बाइकार्बोनेट्स। और बाकी जब हम लोग बफरिंग एक्शन एसिड बेस बैलेंस में डिस्कस करेंगे तब इनको विस्तार से समझेंगे। ये टेबल हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखी थी और इसको कंठस्थ कर लेना है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हमको काम आती रहेगी। सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड, सेल के बाहर सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स, यह तीनों सब्सटेंसेस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट यह तीनों सब्सटेंसेस इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं। और यदि आप इन दोनों को मिला के देखें तो लगभग दोनों की कंसंट्रेशन बराबर, टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स एक्स्ट्रासेलुलर में, टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स इंट्रासेलुलर में, यह एक दूसरे को लगभग न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। यही इसकी ब्यूटी है। अंदर देखें, दो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यह दोनों और करीब करीब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बराबर हो गए। यहाँ पर हम देखें दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे यह डिस्कॉर्डेंस है, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन प्रोटीन जो कि सेल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है निगेटिवली चार्ज, वह इसको बैलेंस कर लेता है। तो कुछ और सब्सटेंसेस जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज ज़्यादा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रोटीन्स ज़्यादा, और यह उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने समझा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और क्या क्या उनका रोल है दोनों कंपार्टमेंट्स में। कुछ और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट्स हैं जो कि प्लाज्मा में रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सर्कुलेट करते हैं, और वह और इनकी लिस्ट में हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कई अभी याद रखने में आपको कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ इसमें से फिगर्स हमको याद होती जाएंगी।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमें जो जितने हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए वह लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर प्रैक्टिकली कहें तो कैपिलरी मेम्ब्रेन के एक तरफ प्लाज्मा, कैपिलरी मेम्ब्रेन के एक तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यह लगभग एक दूसरे के समान है। थोड़े माइन्यूट डिफरेंसेस थ्योरेटिकली क्या होते हैं कि प्लाज्मा में लगभग 2% पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस ज़्यादा होते हैं। 2% का अंतर है। वो 2% का अंतर क्यों है? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, यह प्रोटीन्स निगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। तो यह जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं बड़ी बड़ी निगेटिवली चार्ज, ये थोड़े से कैटायन को बांध के अपने साथ रोक लेती हैं। वो कैटायन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, तो वो 2% कैटायन ब्लड में ज़्यादा होता है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन उसको अटकाए रखती हैं, अपने साथ बांधे रखती हैं। इसको कहते हैं डोनान इफेक्ट। तो प्रैक्टिकली तो लगभग इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में और इंटरस्टिशियल में और प्लाज्मा में, इनमें लगभग चीज़ें बराबर हैं। लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में जो डिफरेंस थोड़ा सा आता है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण से आता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स 2% कैटायंस को अपने साथ बाइंड करके प्लाज्मा में उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा देती हैं। तो यह हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया आज बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के विषय में। मैं जानता हूं कि यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। आप इसको एक बार दोबारा वीडियो को देखें, सुनें, फिर इसको पढ़ें और 2 या 3 रिवीजन के बाद में आप इसको समझ सकेंगे, याद रख सकेंगे और ये आगे इनके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनकी चर्चा करते समय हम इन चीज़ों को ब्रीफ में वहाँ पे भी दोहराते रहेंगे। आज समझ में नहीं आया, आज याद नहीं हुआ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आगे पढ़ने के साथ साथ ये सब चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। धन्यवाद।